नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच वर्मा। तो चलिए, तो इसमें जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, तो इसमें हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जो कि पहले व्हाट इज फिजिक्स, सेकंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट्स पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए, पहला पार्ट में आता है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो अगर मैं आपको बताऊँ फिजिक्स व्हाट इज़ फिजिक्स में, चलिए, द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर। तो जो नेचर है हमारे आस ही पास में वो कलरफुल है और डाइवर्स भी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्केच पेन में, स्केच पेन का कलर है पर्पल, तो ये एक कलर है। और डाइवर्स मतलब इसका साइज जो है, इट कंटेन्स फेनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटीज, द विंड और कुछ भी लार्ज वेराइटीज। अगर हम बात करें छोटे से स्केच पेन है, अगर हम बात करें ये स्केच पेन बड़ा है और ये स्केच पेन छोटा है, मतलब वेराइटी में और साइज में डिफरेंट है। द विंड, द सैंड, वाटर, प्लानट, रेनबो, हीटिंग ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग। जो अगर हम हमारे हाथ को ऐसे 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 रब करेंगे तो वो हीटिंग जो इफेक्ट आता है वो हीट प्रोड्यूस करेगा अगर हम हाथ को रब करते हैं। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा क्या क्या आता है अभी हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी में आएगा हमारा रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड मैनी मोर। उसके बाद एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी आता है, ये सन है, इससे जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं हम, सन से आता है वो हीट एनर्जी है। क्या? हीट एनर्जी। और इसी हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हम यूज़ करते हैं वो हम हमारे कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम थ्रू लाइट, फैन एंड होम अप्लायंसेस। और जो इस प्रोसेस में यूज होता है वो डिवाइस, उसको हम बोलते हैं सोलर पैनल। इसी के माध्यम से ही हमारा हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उस इधर से द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, द न्यूक्लियस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लार्ज नंबर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे कि पौधा का बड़ा होना और बाकी इवेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जो फिजिक्स है वो नेचर का स्टडी है और लॉज भी है। वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दिस डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉ। जो कुछ भी इवेंट होता है वो कुछ बेसिक लॉ के लिए ही होता है। अगर हम बात करते हैं ये जो स्केच पेन, अगर हम इधर को इसको गिराएंगे, इसको गिराएंगे तो वो क्यों होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होता है। जो कुछ भी होता है वो कुछ अट्रैक्ट करता है। एंड रिवीलिंग दिस लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इवेंट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? जो इसको रिवील करता है, जो इसके पीछे जो ये जो गिरा पेन, तो क्यों गिरा, इसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जो कि ऑर्बिटिंग ऑफ मून। तो हमारा जो अर्थ है, इसके हमारे जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसको भी हम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है फॉलिंग ऑफ एप्पल एंड टाइड्स ऑन ए सी, फुल मून नाइट कैन बी एक्सप्लेन इफ वी नो द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम शॉर्ट में NLM बोलते हैं। उनका 3 लॉ था, 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इन तीनों के बारे में हम काइनेमेटिक्स में बाद में पढ़ेंगे। फिजिक्स इज कंसर्न विद बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन। तो फिजिक्स है वो कुछ बेसिक रूल्स से बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस स्केच पेन का वेट जानने के लिए, तो हम बोलेंगे इसका वेट है 2 ग्राम, हम इसका वेट 2 लीटर नहीं बोल सकते। तो हमको इसके पीछे कुछ रीजन्स भी है और कुछ रूल्स भी है। उसके बाद which are applicable to all domains of life. Understanding of physics therefore leads to application in many fields including bio and medical science. तो बायो और मेडिकल साइंस में भी फिजिक्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर RP फेनमिन हैज़ गिवन वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिए हैं जो कि है
अंडरस्टैंडिंग द नेचर, सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस बट वी आर अलाउड टू वॉच द मूव्स। हमको चेस खेलना नहीं आता लेकिन हम चेस खेल जो रहे हैं, जो कि प्लेयर्स बोलते हैं, उनका देख सकते हैं। We don't know the rules of chess, but we're allowed to watch the moves of players. If we watch the game for a long time, we make out some of the rules. अगर हम उस गेम को कुछ समय देखते हैं तो हम उधर से कुछ रूल्स बना सकते हैं। With the knowledge of these rules, we may to understand why the player played a particular move. तो उसी रूल्स के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि इस प्लेयर ने क्यों इस मूव को चला है, हमको समझ में आ जाएगा। However, this may be a very difficult task. Even if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand the complication of game. अगर हमें सारा रूल्स भी मालूम है, हम गेम को खेल नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। इन अ गिवन सिचुएशन एंड प्रेडिक्ट करेक्ट मूव, तो उसी करेक्ट सिचुएशन में हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मैथ फिजिक्स में भी सेम है, हमें रूल्स पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हम कुछ जगह है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद knowing the basic rule is however the minimum requirement if any progress is done. तो जो बेसिक रूल के लिए है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोग्रेस करने के लिए जो मिनिमम है वो बेसिक रूल्स है। वन में गेस अ रॉन्ग रूल बाय पर्टिकुलर वाचिंग द गेम। तो सिर्फ अगर हम गेम को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे ये लेना है, लेकिन उस जगह पे नहीं होगा। The experienced player may take use of a rule for the first time and the observer game may not get surprised. तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही रूल यूज अप्लाई करेगा, लेकिन ऑब्जर्वर नहीं करेगा। बिकॉज वन ऑफ द न्यू मूव सम ऑफ द रूल्स गेस्ट एज मे प्रूव बी रॉन्ग एंड ऑब्जर्वर फ्रेम द न्यू रूल्स। तो चेस में हर एक बहुत सारे मूव्स है, लाखों करोड़ों मूव्स है। अगर वो प्लेयर सिर्फ रूल्स के हिसाब से खेल रहा है तो वो उसके लिए सही है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो रूल नहीं जानता तो वो उसके लिए गलत होगा, क्योंकि वो हर समय अलग अलग मूव्स अप्लाई करेगा। चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। फिजिक्स गोज द सेम वे, द नेचर अराउंड अस इज लाइक ए बिग चेस गेम प्लेड बाय नेचर। तो जो नेचर है वो हमारे पास में बिग चेस गेम की तरह खेलता है। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑफ ग्रेट गेम। तो जो इवेंट है हमारे नेचर में वो कुछ ग्रेट गेम की तरह है। वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ नेचर एंड गेस द बेसिक रूल्स। तो जो कुछ भी है, अगर हम बात करते हैं एप्पल का गिरना, वो हम देख सकते हैं और उसके लिए कुछ रूल्स निकाल भी सकते हैं। एंड द इवेंट्स टेक प्लेस, वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स which do not follow the rules guessed earlier. We may not to declare all rules inapplicable or wrong. तो जो कुछ भी रूल्स है वो हम रॉन्ग नहीं डिक्लेयर कर सकते और हमको स्वीकार करना होगा जो रूल्स है। सिंस फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर इट इज़ नॉट रियल। जो फिजिक्स है वो स्टडी ऑफ नेचर है, वो रियल नहीं। नो वन हैज़ बीन गिवन अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो फिजिक्स का रूल बना सके। वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग नेचर। तो जो नेचर में है सिर्फ हम उसी को डिस्कवर कर रहे हैं, हम खुद का कोई रूल नहीं बना सकते। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन एंड फेमिन आर ग्रेट फिजिसिस्ट बिकॉज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल एट द टाइम। तो उस समय जो ऑब्जर्वेशन है उसी से वो लोग एक ग्रेट फिजिसिस्ट बने हैं। उसके बाद दे कुड गेस एंड फ्रेम द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशंस इन अ कन्वीनिएंट वे। तो जो कुछ भी तब था वो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे और उसी के ऊपर कुछ लॉ लिखते थे, मतलब वो उसके ही है। बट देयर कैन बी न्यू फेनोमेना एंड एनी डे इफ द रूल्स डिस्कवर्ड बाय द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, नो वन विल हेजिटेट टू चेंज द रूल्स। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेट साइंस मतलब कुछ भी डे हम कोई भी डे हो, द रूल्स डिस्कवर नहीं हुआ होगा तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर ये स्केच पेन गिर रहा है, अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं हुआ होगा, मतलब वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं देते न्यूटन, तो ये हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ये क्यों गिरा। तो इसी के लिए फिजिक्स हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और याद रखिएगा आज हम इतना तक पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम इधर से शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय।